हे गाइस, समंदो बेदी। आज की क्लास में हमारी जो चर्चा होने वाली है वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन फोर्स कैसे होते हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमने ली थी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। अब हम इस पे वर्क डन कैलकुलेट इन फोर्स की वजह से वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसे हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। और हमें एक बात पहले से पता है इनके बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स दोनों कैसे फोर्स हैं, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब इनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इनका वर्क डन किस पे नहीं डिपेंड करता है, पाथ पे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो चलिए हम एक सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अच्छा, ग्रेविटेशनल की फोर्स की वजह से वर्क डन, और इसमें कुछ सीखना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक दो क्वेश्चन कराएंगे। काफी लोग को इसकी वजह से वर्क डन कैलकुलेट करना आता भी होगा, और शुरुआत में जब हमने वर्क डन कैलकुलेट करवाया था तो वहां पे इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन करवाए भी थे, लेकिन एक बार उन्हें थोड़ा और अच्छे लेवल तक करवा देते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास, एक ब्लॉक है जिसका मास m kg है, इसे इनिशियल ग्राउंड है, बेसिकली ग्राउंड से h हाइट ऊपर ले जाया जाता है, h हाइट ऊपर ले जाया जाता है, मतलब कहीं फाइनल कहीं यहां पे पहुंचा दिया जाता है। तो हमें इसमें बताना है कैलकुलेट वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन। तो यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कैसी है, कांस्टेंट है। mg जो लगता है भाई साहब, अगर हाइट बहुत बड़ी ना हो तो mg कैसा होता है, कांस्टेंट ही होता है। ठीक है भाई, अगर mg कांस्टेंट फोर्स है देन वर्क डन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेक्टर f डॉट s से, या फिर इसी को हमने और अच्छे फॉर्म में लिखा है fs cos थीटा। तो फोर्स कितना है, mg है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कितना कर रहा है, h कर रहा है, ऊपर जा रहा है ना h हाइट। अच्छा, एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स वेक्टर, mg मतलब फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंगल जो है 180 डिग्री है, तो यहाँ पे cos 180 डिग्री लिख देंगे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस mgh। क्लियर है बात? आई थिंक ये बात क्लियर होगी। बहुत छोटी सी बात है, इसी से बहुत छोटी सी बात है, और मे भी कि ये चीजें आपको क्लियर होगी। चलें आगे बढ़े, एक दो क्वेश्चन और करवाएंगे इस पे। होता क्या है, एक ब्लॉक यहां कहीं पे है m kg का, इसे नीचे h हाइट लाया जाता है, ग्राउंड पे कहां लाया जाता है, नीचे, फाइनल यहां पे आ जाता है। तो हमें बताना है कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। एक चीज पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड, और एक ऐसा फोर्स होता है कांस्टेंट, दैट मीन वर्क डन के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, fs cos थीटा, और यहाँ पे फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, मतलब mgh दोनों नीचे है, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर डायरेक्शन सेम है तो एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, तो वर्क डन जो आएगा mgh आएगा। क्लियर बात? अच्छा, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसी में, और क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं भाई साहब। फोर्स ऐसा है, m kg का ब्लॉक है, आगे l डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया जाता है, फाइनल यहां पे पहुंचा दिया जाता है, आपको वर्क डन बताना है ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे कैसे एक्ट करेगी, नीचे mg एक्ट करेगा, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो थीटा इक्वल टू यहां पे कितना होगा, 90 डिग्री। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आएगा, mgl cos 90 डिग्री। तो यहां से वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
क्लियर है भाई? ये बहुत बेसिक चर्चा थी, इसके बारे में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही पता थी अगर हमारे 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर फॉलो करते आ रहे हो। पहला लेक्चर देख रहे हो तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं अनजान लग रहे हो इन बातों से, लेकिन अगर आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो तो आपको इन चीजों से अनजान नहीं लगना होगा, आपको इन चीजों से परिचय हो गया होगा पहले भी। ओके, चलिए जेईई एडवांस में पूछे गए 1998 में इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत गिरे हुए कॉन्सेप्ट पे, बहुत सस्ते कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, जिसे मैंने कल कराया था, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मैंने कहा स्टार्टिंग में ही ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका मतलब इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। इसके बारे में हम इनिशियली प्रूफ भी दे चुके हैं, लेकिन 1998 में जेईई एडवांस में एक क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स का, उसे करवा देते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी मिल जाए और आपके दिल में फीलिंग आ जाए कि ये टॉपिक इतना आसान नहीं, इतना लोअर टॉपिक नहीं, यहाँ से क्वेश्चन जेईई एडवांस में बने हुए हैं, ताकि आप इससे थोड़ा और सीरियस पढ़ो। ओके, चलो पहले से नोट करो। तो चलिए अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं जेईई एडवांस का। 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ लोगों का जन्म ही नहीं हुआ होगा तब। क्या बात करते हो, जन्म तो मेरा भी नहीं हुआ था इस समय। चलिए क्वेश्चन क्या है? इफ W1 W2 and W3 represent the work done by moving particle moving particle from A to B along 3 different path, 3 different path 1 2 3 respectively. एज सोन, एक फिगर है उसी में चीज दिखाई गई है कैसे हैं। इन द ग्रेविटेशनल फोर्स gravitational field of a point mass m, find the correct relation between work done by path 1 from work done by path 2 and from work done by path 3. ए पॉइंट ए था, ए पॉइंट बी था। इस वाले पाथ का नाम पाथ नंबर 1 रखा गया था, इस पाथ का नाम पाथ नंबर 2 रखा गया था, इस पाथ का नाम पाथ नंबर 3 रखा गया था। एक पॉइंट मास है, उसे पाथ नंबर ए से बी तक पहुंचाया जाता है। पहली बार पाथ 1 के सहारे, दूसरी बार पाथ 2 के सहारे, तीसरी बार पाथ 3 के सहारे, और तीनों से जो वर्क डन आता है W1 W2 और W3 आता है। रिलेशन बताना है हमें W1 W2 और W3 में। और एक W1 W2 W3 वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि पाथ 1 पाथ 2 पाथ 3 के थ्रू डन किया जाता है। ठीक है, और 4 नॉन ले लो, नॉन ऑफ दिस।
ठीक है, जब कुछ ना समझ में आए तो नॉन ऑफ दिस जिंदा है, इसलिए मैंने उसे दिया भी। पहले एक बार क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग राइटिंग में कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए उनकी दिल की इच्छा को सम्मान करते हुए हम थोड़ा सा क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। इफ W1, W2 एंड W3 रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय मूविंग पॉइंट पार्टिकल फ्रॉम A to B, अगर W1, W2, W3 एक मूविंग पार्टिकल जो कि A से B तक जा रहा है उसके वर्क डन को रिप्रेजेंट करते हैं अलोंग थ्री डिफरेंट पाथ के थ्रू। एक पाथ 1 है, एक का नाम 2 है, एक का नाम 3 है। ये 3 ऐसे पाथ है जिनके थ्रू एक पार्टिकल है जो A से B तक जा रहा है। पाथ 1 के थ्रू वर्क डन W1 करता है, पाथ 2 के थ्रू W2 करता है, पाथ 3 के थ्रू वर्क डन W3 करता है इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ पॉइंट मास। और ये जो वर्क डन है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है ऑफ अ पॉइंट मास, एक पॉइंट मास है जो कि चल रहा है इन डिफरेंट पाथ पे, तो इनमें करेक्ट रिलेशन बताना है। तो हमें एक चीज पहले से ही पता है भैया, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पाथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ, पहले ही हमने बता दिया ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका मतलब क्या है, इसका वर्क डन पाथ पे नहीं डिपेंड करेगा। तो चाहे पाथ 1 से जाओ, पाथ 2 से जाओ, पाथ 3 से जाओ, अगर A से B तक ही जा रहे हो इसका मतलब है तीनों पाथ से आप वर्क डन सेम ही करोगे। तो ऑप्शन नंबर A जो होगा आपका एकदम करेक्ट होगा। अगर एक काम करके आए होते आप 1998 में जेईई एडवांस के पेपर में तो 2 मार्क्स मिलते, और ऐसे कुछ और क्वेश्चन सही कर देते तो IIT का टिकट आपके लिए पक्का हो जाता। सस्ता सवाल था, बिल्कुल कोई दम नहीं थी इसमें, लेकिन 2 मार्क्स का था। आगे बढ़े, अब चलते हैं स्प्रिंग फोर्स पे, क्योंकि सच बताऊं ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी नहीं है, और जो कुछ भी है उसे मैं पहले भी आपको सिखा चुका हूँ। बस कुछ टाइप के क्वेश्चन थे, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस नहीं किए हुए थे, तो सोच रहे थे कि इन्हें डिस्कस कर लेते हैं, इसलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा बता दिया और एक जेईई एडवांस के क्वेश्चन भी करवा दिया। साथ ही साथ इसके जो क्वेश्चन छूट गए थे उन्हें मैंने करा दिए। अब करते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, इसे ध्यान से समझना। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, सबसे पहली बात ये बताना है स्प्रिंग फोर्स कैसी फोर्स है। तो स्प्रिंग फोर्स कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। दैट्स मीन इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। और एक चीज और स्प्रिंग फोर्स के बारे में हमने एनएलएम में पढ़ी है, स्प्रिंग फोर्स कैसी फोर्स है, एक वेरिएबल फोर्स है, एक पोजीशन पे डिपेंड करती है। स्प्रिंग फोर्स का जो अगर कोई स्प्रिंग हो जिसका स्प्रिंग कोएफिशिएंट के हो और उसे एक्स एलोंगेट या एक्स कंप्रेस कर दिया जाए तो स्प्रिंग फोर्स जो एक्ट करती है वो के एक्स एक्ट करती है। ये चीज आपको पता है ना, जिधर एलोंगेशन है जिधर कंप्रेशन होता है उसके जस्ट अपोजिट। ये बात भी हमने बताई थी। सारी बातें भूल चुकी हैं, समय के साथ चीजें भूल जाती हैं, बात हमें पता है, लेकिन मैंने ये चीजें पढ़ाई है, ठीक है। तो हमने जो पढ़ाया है उस चीज को आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं कि जो बच्चे अभी आज शुरू कर रहे हैं वो थोड़ा सा उनका कुछ लॉस हो चुका है, वक्त के साथ आपको समझ में आएगा। चलिए जरा हम इसका वर्क डन कैलकुलेट करना पहले सीखते हैं। जनाब एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कोएफिशिएंट कितना ले लेते हैं, ठीक है। इसे सपोज करो एक ब्लॉक से इसमें कनेक्टेड है, इस ब्लॉक को मान लो कंप्रेस करके एक्स नॉट कंप्रेस किया जाता है। इसको कितना कंप्रेस किया जाता है, एक्स नॉट कंप्रेस करके यहां पे पहुंचा दिया जाता है। अच्छा, जब स्प्रिंग यहाँ पे कंप्रेस नहीं थी ना, इस इनिशियल पोजीशन पे थी, इसका कौन सी लेंथ थी, ये नेचुरल लेंथ थी, ठीक है। और F इक्वल्स टू के एक्स में जो हम फोर्स लिखते हैं स्प्रिंग का के एक्स, इसमें एक्स क्या होता है, एक्स फ्रॉम द नेचुरल लेंथ होता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन में। मैंने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में बताया था नेचुरल लेंथ वो लेंथ होती है जब स्प्रिंग को ना तो कंप्रेस किया गया हो और ना ही एलोंगेट किया गया हो, और मेन पोजीशन वो लेंथ होती है जब स्प्रिंग क्या हो, स्प्रिंग को कंप्रेस करके उसे स्प्रिंग को इक्विलिब्रियम पे रख दिया जाए, मतलब जब स्प्रिंग पे नेट फोर्स 0 हो, ठीक है। इसका हमने अच्छा एग्जांपल भी कराया था, बट ये चीज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में कराई थी। अभी भी वक्त है, आप देख सकते हैं, एक लेक्चर में स्प्रिंग फोर्स पढ़ाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं जनाब। जब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो फिर इसमें क्या लगेगा, आगे बढ़ाएंगे जैसे ही इधर हम लेके चलेंगे पीछे स्प्रिंग फोर्स लगेगा, पीछे स्प्रिंग फोर्स लगेगा। सपोज करो एफ फोर्स लगा के हमने यहाँ से यहाँ तक खींच के लाए हो, लेकिन स्प्रिंग फोर्स किधर एक्ट करेगी, पीछे एक्ट करेगी, इस पे ब्लॉक पे इस तरीके से स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगी। इंपॉर्टेंट बात यही होगी कि स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा हमेशा 180 डिग्री होगा। सही बात कहे आप सर,
ठीक है। लेकिन ये स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल फोर्स है, मतलब डिफरेंट पॉइंट पे अगर यहाँ पे होगा तो कुछ अलग स्प्रिंग फोर्स, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग स्प्रिंग फोर्स है। तो हर पॉइंट पे स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू वेरी कर रही है क्योंकि वो डिपेंड करती है पोजीशन पे, इसलिए हर पॉइंट पे स्प्रिंग फोर्स वेरी कर रहा है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम एफ डॉट एस का नहीं यूज करेंगे, जबकि हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। ये इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, तोड़ के जोड़ने में करते हैं, और जब फोर्स वेरिएबल हो, जब उनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी ना हो, तो इसे छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, और जब छोटे छोटे पार्ट में चीजों को ब्रेक करोगे तो वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट की जाएंगी, और फिर उन्हें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के साथ उसे ऐड कर लेंगे। समझ में आया? तो इसलिए यहां पे इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे और क्या करेंगे, एक्स पे जाएंगे, एक dx डिस्प्लेसमेंट को चुनेंगे, मान लो x लेंथ के बाद एक ब्लॉक को dx डिस्प्लेसमेंट कराया जाता है, तो x पे इनिशियली यहां पे स्प्रिंग फोर्स कितना ऐड किया जा रहा होगा, kx लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स kx लग रहा होगा। क्योंकि हमें एक चीज पता है, फोर्स इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर, जब क्या हो, वेरिएबल हो फोर्स, तब हम इसका इस्तेमाल करते थे, एफ डी आर का इस्तेमाल करते थे। तो यहां पे वर्क डन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन kx dx और डॉट में होगा, तो अगर इनका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे cos kx dx का, तो कितना आएगा, cos 180 आएगा। ठीक है, तो यहां से माइनस को सामने ले आ सकते हैं जी, बिल्कुल 180 के माइनस को आगे लेके आओगे, तो kx dx इंटीग्रेशन में, और x का वेरिएशन कहां से तक होता है, इनिशियली जब नेचुरल लेंथ में है तो हम मानते हैं इनका एलोंगेशन 0 था, और फाइनली कितना एलोंगेट किया जा रहा है, x0, तो x का वेरिएशन 0 से x0 तक हो रहा है। ठीक है भैया, अच्छा, तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स क्या आ जाएगा, जरा यहां से देखना था, तो kx स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट 0 से x0 लिमिट पुट करेंगे, इंटीग्रेशन x का x स्क्वायर बाई 2, तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाई एसपी लिख लो, एसपी क्या आ जाएगा, माइनस kx0 स्क्वायर बाई 2। अब इसे आप रटना मत, जिंदगी में भी इसे रटने का प्रयास न करना, कभी भी रटने का प्रयास ना करना। जब भी क्वेश्चन आए इस चीज को याद रखना, एफ डॉट डी आर को, वेक्टर एफ डॉट डी आर, फोर्स कहां था, एक्स के एक्स आगे, डी आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी एक्स हमने ले लिया छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, के एक्स डॉट डी एक्स कॉस 180 के एक्स, और डी एक्स में डिस्प्लेसमेंट डी एक्स किधर हो रहा था, आगे की तरफ, फोर्स लग रहा था पीछे की तरफ, मतलब इसके में बीच एंगल कितना था 180 डिग्री, कॉस 180 करके इंटीग्रेशन करके इस चीज को सॉल्व कर लिया। कई ऐसे नीट के बच्चे होंगे जिन्हें बहुत समस्या होती है इंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि नीट की सबसे बड़ी समस्या फिजिक्स में क्या है, कैलकुलेशन। तो वो बच्चे इसे याद करने का तरीका क्या रख सकते हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, उनका याद करने का तरीका हो सकता है हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर, ये उनका याद करने का तरीका हो सकता है। एक केवल और केवल नीट के बच्चे ध्यान रखेंगे, कहां से आया इस चीज को जरा समझाइए सर। देखो यहां पे हमने इनिशियल लेंथ क्या रखी थी, हमने कहा था नेचुरल लेंथ से डिस्प्लेस किया गया है, इसका मतलब इनिशियली क्या हमने बताया था, एलोंगेशन 0 था, इनिशियल एलोंगेशन 0 था, ठीक है, और फाइनल एलोंगेशन x0 था। सपोज करिए इनिशियली अगर x कुछ एलोंगेट होती, इनिशियली कुछ x एलोंगेट होती, जो कि अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे आपको, तो फिर क्या करते हैं हम यहाँ पे 0 थोड़ी ना पुट करते हैं, कुछ जितना एलोंगेट रहती है इनिशियली उसे पुट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने जर्नल केस बनाया कि x इनिशियल माइनस x फाइनल का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर x इनिशियल 0 पुट कर दो, x फाइनल x0 पुट कर दोगे, तो आपको यही चीज फिर मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन इस बात को कौन याद रखेगा, नीट का बच्चा। कौन याद रखेगा इसे, नीट का बच्चा। अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो जनाब, अगर इतनी छोटी छोटी बातें आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, तो ये समझ लेना कि आप कहीं ना कहीं अपने सिलेक्शन से बहुत दूर जा रहे हो, क्योंकि ये छोटी छोटी मैथमेटिक्स से इतनी मैथमेटिक्स तो आपको हमेशा चलते चलते रास्ते में सॉल्व करनी आनी पड़ेगी, अगर आप जेईई को टारगेट करके पढ़ाई कर रहे हो तो। बाकी बोर्ड की कर रहे हो तब आप पढ़ सकते हो, ऐसा इसे याद कर सकते हो,
ठीक है। और समय के साथ, वक्त के साथ जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में ऐसे चलने लगेंगी जैसे मानो कि ये चीज़ें रट के बैठे हो, ऐसे चलेंगी। बस क्वेश्चन कर लेना 10-12 बस, उसके बाद सारे काम खत्म। तो चलते हैं आगे, इस पे क्वेश्चन कराते हैं और थोड़ी सी और क्लियरिटी देने का आपको प्रयास करते हैं और अच्छा खासा कंफ्यूजन देंगे और मैक्सिमम स्टूडेंट से उम्मीद करेंगे कि सारे क्वेश्चन वो गलत भी करेंगे, क्योंकि आप मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं ना, एक चीज़ रट के बैठते हैं और एक्स इनिशियल क्या है एक्स फाइनल क्या है उसी में कंफ्यूज रहता है, ठीक है। और आप सब यही करेंगे, कितना भी हम आपसे रिक्वेस्ट कर लें कि भैया इसे रटो मत, लेकिन रटने का तो आपको जन्मसिद्ध अधिकार मिल ही गया है, तो उसे करोगे जरूर। और इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन देंगे ना कि आप परेशान ही रहो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा पहला, कैलकुलेट वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अच्छा स्प्रिंग आई नहीं, स्प्रिंग फोर्स तो आ ही गया, वाह। ए इसकी नेचुरल लेंथ है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। इनिशियली इसे कितना एलोंगेट किया गया था, 2 मीटर एलोंगेट किया गया था। इनिशियली 2 मीटर एलोंगेट करके रखी गई थी, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था, 200 न्यूटन, 200 न्यूटन मीटर, ठीक है। इनिशियली 2 मीटर एलोंगेट थी, फिर क्या किया, फोर्स लगा के इसे एलोंगेट करा दिया गया 4 मीटर। इनिशियली 2 मीटर एलोंगेट थी, फाइनली हम इसे 4 मीटर एलोंगेट करके यहां पहुंचा दिए। 2 kg का ब्लॉक था, तो हमें कैलकुलेट द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बताना है। स्प्रिंग फोर्स इस पोजीशन से, इसकी इनिशियल पोजीशन थी और इसकी फाइनल पोजीशन थी। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जाने में कितना वर्क डन करेगी स्प्रिंग, ये बताना था। तो बहुत महानता के साथ आप इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करोगे और तुरंत अपने दिमाग का कीड़ा जगाओगे और वर्क डन बाय एसपी क्या आएगा, आप लिखोगे 200/2 एक्स इनिशियल का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। यही करोगे और सीधा आप आंसर अपना क्या पाओगे, गलत पाओगे। ये आंसर प्रॉपर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो आपने 4 पुट किया ना, ये बहुत गलत पुट किया है। हमने स्टार्टिंग में बताई थी, जब ही स्प्रिंग फोर्स पढ़ाया मैंने कहा है कि ऑल एलोंगेशन एक्स मेजर फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, एलोंगेशन और कंप्रेशन मेजर फ्रॉम द नेचुरल लेंथ। तो भैया शुरुआत वाला एलोंगेशन तो तुमने इनिशियल लेंथ से, नेचुरल लेंथ से मेजर किया, लेकिन ये तो आपने यहां से मेजर कर रखा है। तो जनाब यहाँ तो जो एक्स इनिशियल की वैल्यू होगी वो 2 मीटर तो होगी, लेकिन एक्स फाइनल की वैल्यू यहाँ पे 4 मीटर नहीं जबकि 6 मीटर होगी। तो इसी फार्मूले में अगर यहाँ पे 6 पुट करोगे तो आंसर सही लेके आओगे। लेकिन एक अच्छा बच्चा क्या करेगा, उसे तो पता है एक्स पे जाना है, डीएक्स का एलिमेंट ले रहा है, यहाँ पे फोर्स लगेगा, सपोज करो एक्स पे लिए हैं कि एक्स फोर्स लगेगा, तो इंटीग्रेशन क्या करेगा वो, इंटीग्रेशन के एक्स डी एक्स, कहां से कहां तक, 2 से 4 तक। तो क्या करेगा, k -k/2 क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, अरे यार 4 से 6 तक, तो 6 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। और k की वैल्यू कितनी थी, 100 थी, तो 200 थी ना, 200/2 मतलब 100, 100 -36 और 4 कितना हो जाएगा, 32। तो 3200 जूल माइनस में उसे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसका करने का अप्रोच ही होगा, ठीक है। बाकी अपने अपने तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से जो चीज़ें आपको आसान लगी वो चीज़ कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो एक्स इनिशियल एक्स फाइनल लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, हमेशा उसे मेजर करते हैं नेचुरल लेंथ से, ठीक है। चाहे फार्मूले में चाहे इंटीग्रेशन में एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल को हमेशा आप नेचुरल लेंथ से रखोगे। क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि सामने तो कोई लाइव क्लास हो नहीं रही कि सामने आके बताओगे, ठीक है। तो चलो इसे नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन लेते हैं एक और। चलिए आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। बाकी फिर जब एनर्जी कंजर्वेशन मिले पढ़ेंगे तो फिर इसका यूज आएगा
और फिर आप कंफ्यूज होंगे। इसलिए जो भी डाउट हैं आप यहीं पे पूछ लो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपना। कैलकुलेट वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ठीक है भाई। ये इसकी नेचुरल लेंथ है। इनिशियली ब्लॉक कितना रखा, डिस्प्लेस करके रखा था 3 मीटर इनिशियली डिस्प्लेस करके रखा था, ठीक है। फिर यहाँ से इसे कितना डिस्प्लेस कर दिया जाता है 2 मीटर, और ब्लॉक को फाइनली यहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। 2 kg का ब्लॉक था। ये इनिशियल पोजीशन है ब्लॉक की, इनिशियल यहाँ पे था, फिर डिस्प्लेस करके फाइनली यहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। कितना 2 मीटर डिस्प्लेस किया जाता है। स्प्रिंग कांस्टेंट इसका कितना गिवन है 100 न्यूटन मीटर। तो जनाब इस क्वेश्चन को हम आप सबसे उम्मीद करते हैं कि इसे गलत नहीं करोगे। हमें वर्क डन कैलकुलेट करता है टू डिस्प्लेस द ब्लॉक फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स की वजह से ब्लॉक को इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सबसे उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। टाइम ले लो, वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो, क्योंकि ये इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर में शुरू होगा एनर्जी, ठीक है। उसके लिए वेट करना पड़ेगा कल का, ओके। चलो हम क्या करते थे, जैसे हमने बताया सीधा नेचुरल लेंथ से एक्स पे जाते थे। नेचुरल लेंथ से एक्स पे जाएंगे और लेंगे dx का एलिमेंट, क्योंकि निकालना हमें फोर्स वर्क डन किसका, स्प्रिंग फोर्स का, जो कि एक वेरिएबल फोर्स है, तो उसे हम नॉर्मली F.ds से नहीं निकाल पाएंगे। फोर्स कितना लगेगा, x पे गए हैं तो kx फोर्स लग रहा होगा ब्लॉक पे, ठीक है। तो वर्क डन क्या लिखेंगे, kx dx cos 180 डिग्री इंटीग्रेशन, लिमिट क्या होगी, इनिशियल लिमिट, इनिशियल कितनी पोजीशन पे 3 मीटर की, फाइनल 2 मीटर की नहीं 5 मीटर। नेचुरल लेंथ से हम लेंथ मेजर करेंगे, ए लेंथ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगी 5 मीटर, ठीक है। कोई डाउट, तो के एक्स ए माइनस आगे आ जाएगा x²/2 लिमिट 3 से 5, ठीक है भाई। कोई डाउट, -k/2 25 - 9, यही तो। अच्छा, k की वैल्यू पुट करेंगे 100/2 मतलब 50 हो जाएगी, -50 इंटू 25 - 9 16, इसे मल्टीप्लाई कराएंगे 16 × 5 = 80, 800 जूल क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आएगा। क्या आएगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा 800 जूल। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो यार, इस पे एक आसान सा क्वेश्चन था, मे बी कि आप सब लोग इसे कर लिए होंगे। नहीं कर पाए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना प्रैक्टिस जो भी आपके पास DPP वगैरह होगी या फिर जो भी आपके पास मटेरियल होगा किसी कोचिंग का या SCB का क्वेश्चन करोगे तो उसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। बाकी एनर्जी कंजर्वेशन पे इसके क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बाद में एकदम ऐसा नया ना लगे, इसलिए मैंने पहले से इन्फॉर्मेशन दे दी है, ताकि जब एनर्जी कंजर्वेशन में इस चीज़ को फिर से पढ़ें तब आप आधे से ज़्यादा चीज़ों से परिचित रहो। और कल एनर्जी पढ़ेंगे और हो सकता है परसों आपको एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ाएं, और कल या परसों में इस चैप्टर का द एंड हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो यार, मस्त रहो, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे करो तो फिर क्या है, उसे लाइक कर सकते हो, चैनल इंपॉर्टेंट लगे तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी अब तो CBSE एग्जाम पे यार कैंसिल हो चुका है, अब अपने आप को फेवर फोकस करो अपने JEE मेंस पे, ठीक है, ताकि एक अच्छा परसेंटाइल, एक अच्छी रैंक लेके आओ और एक डिसेंट सा कॉलेज ले पाओ, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।